साथियों, जियोपॉलिटिक्स में एक बात बहुत साफ कही जाती है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन हालात और रवैये जरूर बदले जा सकते हैं। इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कल तक जो मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार की ताकत दिखा रहे थे, इलेक्शन सिस्टम को कमजोर कर रहे थे और भारत को खुली चुनौती दे रहे थे, आज वही मोहम्मद यूनुस माफी मांगने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ढाका में बैठे यूनुस इस समय सच कहें तो डरे हुए नजर आ रहे हैं। कल मोहम्मद यूनुस ने अचानक एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो यूनुस महीनों तक हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप रहे, उन्हें आज अचानक लॉ एंड ऑर्डर की चिंता क्यों सताने लगी? उनके सुर एकदम से कैसे बदल गए? क्या भारत ने ऐसा कोई कदम उठा लिया जिसके बाद ढाका में हड़कंप मच गया? इस पूरे सवाल का जवाब ढाका की सड़कों में नहीं, बल्कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दिल्ली की संसद में छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में हम बांग्लादेश संकट की उन परतों को खोलेंगे जिन पर मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा। यह कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के एक यूथ लीडर से, जिनका नाम था शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे। वह एक छोटे स्तर के नेता थे, लेकिन अचानक एक दिन उन पर फायरिंग की खबर सामने आई। इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना ने बांग्लादेश की राजनीति और समाज दोनों में कई सवाल खड़े कर दिए। अब यहां से असली खेल शुरू होता है नैरेटिव का। सवाल उठा कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। बांग्लादेश पुलिस ने जिन लोगों के नाम सामने रखे, वे सभी बांग्लादेशी नागरिक थे। ऐसी स्थिति में भारत का कोई रोल बनता ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद राजनीति के चलते जबरदस्ती भारत का नाम घसीटा गया। जरा सोचिए, भारत आखिर क्यों एक ऐसे छोटे नेता को निशाना बनाएगा जिसका भारत से कोई सीधा लेना देना ही नहीं था? इसी झूठे आरोप को आधार बनाकर फिर से एंटी इंडिया आग भड़काई गई। माहौल वही बनाया गया जो पहले भी कई बार बनाया जा चुका है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। इस झूठे नैरेटिव का असर जल्द ही सड़कों पर दिखने लगा। खबरें आई कि भारत के हाई कमीशन को घेरा गया, कई इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उग्र भीड़ ने डेली स्टार जैसे बड़े अखबार के दफ्तर तक जला दिए। हैरानी की बात यह थी कि वही भीड़ कह रही थी कि यह मीडिया शेख हसीना का समर्थक है, जबकि सच्चाई यह है कि मौजूदा समय में डेली स्टार लगातार एंटी इंडिया और प्रो यूनुस लेख लिख रहा था। यानी साफ था कि यह हिंसा किसी तर्क या सच्चाई पर नहीं, बल्कि भीड़तंत्र और सियासत पर चल रही थी। यूनुस का प्लान बिल्कुल साफ था, भारत विरोधी माहौल बनाओ और उसका फायदा चुनावी राजनीति में उठाओ। लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया कि भारत के सब्र की भी एक सीमा होती है। जब हालात हद से बाहर निकले तो भारत ने दो मोर्चों पर जवाब देना शुरू किया। पहला मिलिट्री और दूसरा डिप्लोमेटिक। अब पहले मिलिट्री मोर्चे को समझिए। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वहां अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। S-400 सिस्टम, नई बटालियन, राफेल और ब्रह्मोस की तैनाती की खबरें सामने आने लगीं। रंगपुर और त्रिपुरा के पास नए मिलिट्री गैरिसन तैयार किए गए। संदेश बिल्कुल साफ था कि अगर कोई भारत की चिकन नेक को कमजोर समझ रहा है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश खुद भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत अगर चाहे तो लैंड ट्रेड पर रोक लगा सकता है या रणनीतिक घेराबंदी कर सकता है। यह बातें शब्दों में नहीं कही गईं, लेकिन संकेत बहुत मजबूत थे। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हलचल तेज हो गई। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया और बेहद सख्त संदेश दिया। इसके बाद तस्वीर तेजी से बदलती नजर आई। जो मोहम्मद यूनुस कल तक आंखें दिखा रहे थे, वही अचानक लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ की बातें करने लगे। हालांकि उनके शब्दों में अब भी ईमानदारी कम और मजबूरी ज्यादा दिखती है, लेकिन इतना साफ हो गया कि भारत से सीधी टक्कर लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है। अब कहानी के सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं। हाल ही में भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने एक अहम रिपोर्ट पेश की है। इस समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वह भारत के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। रिपोर्ट साफ कहती है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को जो खतरा आज दिख रहा है, वह 1971 के युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक है। इस रिपोर्ट में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है, जनरेशनल डिसकंटिन्यूटी। यह शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है।
1971 में जिन लोगों ने अपनी आंखों से भारतीय सेना को बांग्लादेश की मदद करते देखा था, वह पीढ़ी अब बूढ़ी हो चुकी है या दुनिया से जा चुकी है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो युवा खड़े हैं, उन्हें 1971 की लड़ाई, भारत के बलिदान और उस दोस्ती का कोई एहसास नहीं है। 15 से 25 साल की उम्र के बहुत से युवाओं को यह तक नहीं पता कि बांग्लादेश बना कैसे था। उनके दिमाग में सालों से यह बात भरी जा रही है कि भारत उनका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। यही इमोशनल कनेक्शन का टूटना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना गया है। जब भावनात्मक रिश्ता खत्म हो जाता है, तब नफरत फैलाना बहुत आसान हो जाता है। इसी खाली जगह का फायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी ताकतें तेजी से आगे आई हैं। आवामी लीग के कमजोर होते ही इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स, चीन और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क एक्टिव हो गए हैं। ये ताकतें युवाओं को भड़काने का काम कर रही हैं। सोशल मीडिया, मस्जिदों और स्टूडेंट ग्रुप्स के जरिए भारत विरोधी जहर फैलाया जा रहा है। हालात इसलिए भी ज्यादा खराब हो गए हैं क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। जब पेट की समस्या बढ़ती है, तो गुस्सा भी बढ़ता है। लेकिन वहां की राजनीति अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस गुस्से की दिशा भारत की तरफ मोड़ रही है। यही वजह है कि अब वहां खुले मंचों से भारत की संप्रभुता के खिलाफ बयान दिए जाने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने जैसी जहरीली बातें कही जाने लगी हैं। यह सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भारत की अखंडता को चुनौती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 1971 की लेगसी लगभग खत्म हो चुकी है और यही सबसे खतरनाक संकेत है। इस पूरे माहौल में भारत सरकार का रुख भी बहुत साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट में भारत सरकार की नीति की तारीफ की गई है। कहा गया है कि भारत ने मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को पूरा बांग्लादेश नहीं माना है। भारत ने सरकार और जनता के बीच फर्क किया है। भारत की नीति सरकार केंद्रित नहीं बल्कि जनता केंद्रित रखी गई है। जैसे ही भारत ने यह सख्त और साफ स्टैंड लिया, यूनुस सरकार की चुप्पी टूटने लगी। शुरुआत में यूनुस और उनकी टीम ने हमलों पर लगभग पूरी चुप्पी साधे रखी। न कोई सख्त बयान, न कोई तुरंत कार्रवाई। इससे यह संकेत मिला कि उग्र भीड़ को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे और भारत का दबाव बढ़ा, तो हालात बदल गए। 19 दिसंबर को अचानक मोहम्मद यूनुस खुद मीडिया से बात करते नजर आए। उन्होंने हमलों की निंदा की और दुख जताया। सरकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीक उल आलम ने भारतीय पत्रकारों से माफी मांगी। उन्होंने माना कि कट्टरपंथियों के प्रति नरमी एक बड़ी गलती थी और इसी नरमी ने हालात बिगाड़े। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद यूनुस का बदला हुआ चेहरा स्थायी है या सिर्फ डर का नतीजा है? क्या भारत का यह दबाव आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति की पूरी दिशा बदल देगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी शांति है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको जानकारी देने वाला लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।